विद द फाइनल आंसर, यानी हम जो भी हमारी अनसर्टेनिटी हो रही होती है फाइनल आंसर के अंदर, हम उस अनसर्टेनिटी को प्रॉपरली जो है वो एक्सप्रेस करते हैं, हम बताते हैं कि जी अनसर्टेनिटी हो रही है। ठीक है जी। तो अनसर्टेनिटी किस तरीके से एक्सप्रेस की जाती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने तुम लोगों को प्रीवियस क्लास में बताया था कि एक स्टूडेंट ने टाइम मेजर किया है 1.4 सेकंड्स का, उसके साथ वो साथ में लिख रहा है प्लस माइनस 0.4 सेकंड्स। ठीक है, तो ये जो 0.4 सेकंड इसने साथ में लिखा है, ये इस मेजरमेंट की क्या होगी, अनसर्टेनिटी हो जाएगी। मैं एक दफा फिर से रिपीट कर देता हूँ। Whenever we do measurements, due to errors, it has doubts. We have doubts in it. इसमें कुछ doubts होते हैं, we have doubts in it, and these doubts are known as uncertainty. ठीक है, errors की वजह से उसमें हमें doubts होते हैं और वो doubts हमारी measurement की क्या कहलाती है, uncertainty. Okay? और uncertainty we express like this, प्लस एंड माइनस फॉर्म के अंदर हम कोई भी मेजरमेंट लिखेंगे, कोई भी मेजरमेंट हम लिखेंगे बच्चों, तो साथ में लाजमी उसकी क्या लिखनी चाहिए, हमें उसकी अनसर्टेनिटी। और अनसर्टेनिटी हमेशा याद रखिएगा प्लस और माइनस दोनों में होती है, क्योंकि ये बता रही है कि वैल्यू इससे ज्यादा भी हो सकती है, वैल्यू इससे कम भी हो सकती है। ठीक है जी, एनी क्वेश्चंस? एनी क्वेश्चन एनीवन? नो सर। अच्छा, अब ये जो हमने अनसर्टेनिटी लिखी है, देखो इस अनसर्टेनिटी को मैंने जो लिखा है 0.4 सेकेंड्स। ठीक है, इस अनसर्टेनिटी के साथ आप देख सकते हैं यूनिट भी लगा हुआ है। क्या यूनिट लगा हुआ है? सेकंड का। तो ऐसी अनसर्टेनिटी जिसके साथ एक यूनिट लगा हुआ हो, जिसके साथ यूनिट मौजूद हो, उस अनसर्टेनिटी को हम बोलते हैं, क्या कहते हैं हम उसको, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। हम इसको क्या नाम देते हैं, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। द अनसर्टेनिटी व्हिच इज हैविंग अ यूनिट, ठीक है, which is same as the measurement is known as absolute uncertainty. And absolute uncertainty आपको क्या कहती है, क्या देती है? It gives you a range, एक रेंज दे रही होती है in which your true value is present। ठीक है जी, तो ये अनसर्टेनिटी आपको एक रेंज दे रही होती है जिसमें आपकी ट्रू वैल्यू जो होती है वो मौजूद होती है। ओके, तो किस तरीके से रेंज दे रही होती है ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स से ये जो 1.4 प्लस माइनस 0.4 दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि ये रीडिंग मिनिमम कितनी हो सकती है, 1.0, क्योंकि अगर आप 1.4 में से 0.4 को माइनस कर दोगे, क्योंकि ये प्लस माइनस 0.4 है, तो ये 1 हो जाएगी। अच्छा, ये सिर्फ 1 नहीं होगी, बल्कि जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ 4 ही माइनस करें। देखिए 4 एक रेंज है, इसकी लिमिट है, यानी अगर मैं इसमें से 0.3 भी माइनस कर सकता हूँ, 0.2 भी माइनस कर सकता हूँ, तो 0.23 माइनस करूंगा तो ये 0.1 हो जाएगी, 0.2 माइनस करूंगा तो 0.1.2 हो जाएगी, 0.3 माइनस करूंगा तो 1.1 माइनस करूंगा तो 0.3 हो जाएगा, कुछ भी माइनस नहीं करूंगा 1.4 हो जाएगा। अच्छा, यही वैल्यूज अब मैं इसमें 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 तक ऐड करना शुरू करूं तो ये हो जाएगी 1.5, 1.6, 1.7 एंड 1.8। आप देख सकते हैं ये जो मैंने 1.4 लिखा है, ये आपको एक पूरी रेंजेस ऑफ वैल्यू दे रहा है 1 से लेके 1.8 तक, कि आपकी जो मेजरमेंट है वो एक्चुअल में तो 1.4 है, लेकिन क्योंकि उसके साथ आपने एक अनसर्टेनिटी लिखी है तो वो ये एक रेंज बता रही है। अब इस रेंज में से कोई भी आपकी क्या हो सकती है, ट्रू वैल्यू हो सकती है। ये हमें लिखने का फायदा ये हुआ कि लेट्स से ओरिजिनली टाइम था 1.2 सेकंड्स, ठीक है, लेकिन हमने अनसर्टेनिटी की वजह से उसको मेजर किया 1.4। अब हुआ ये कि जब हमने
उसके साथ उसकी अनसर्टेनिटी एक्सप्रेस कर दी, तो उसने हमें एक रेंज दे दी जिसमें मोस्ट लाइकली आपकी ट्रू वैल्यू मौजूद होगी। यानी मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा ट्रू वैल्यू है एक्चुअल में 1.2। तो अब आप देखिए अगर मैं सिर्फ 1.4 लिखता तो ये गलत हो जाता, लेकिन क्योंकि मैंने इसके साथ ये अनसर्टेनिटी दे दी है जो अब इसकी एक रेंज बता रही है, और उस रेंज में देखिए कि हमारी ट्रू वैल्यू जो है वो मौजूद है। ठीक है जी, तो इस तरीके से हम अनसर्टेनिटी को एक्सप्रेस करते हैं। अनसर्टेनिटी की पहली किस्म हमने पढ़ी है जिसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के साथ में हमेशा क्या होगा, एक यूनिट होगा। जी अहमद बोले। सर अनसर्टेनिटी किसको देखकर देते हैं? इसको हम 0.4 की जगह 0.5 या सिंपल लिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल डिपेंड करता है। अब ये किस तरीके से दी जाती है ये अभी हम लोग पढ़ेंगे कि कहाँ पे कितनी होती है, किस तरीके से निकाली जाती है, ये चीजें भी अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि ये वाली 0.4 की अनसर्टेनिटी मैंने कैसे निकाली थी ये बताओ। प्लस माइनस करके नहीं, 0.4। मैंने क्या कहा था कि ह्यूमन रिएक्शन टाइम के टाइम में ह्यूमन रिएक्शन टाइम एरर जो होता है वो तकरीबन कितना होता है, 0.2 सेकंड्स के बराबर होता है, याद है? अच्छा, फिर मैंने कहा था कि 0.2 सेकंड स्टार्ट करने में होता है और 0.2 सेकंड स्टॉप वॉच को स्टॉप करने में भी होता है ना? तो फिर मैंने कहा था कि ये टोटल एरर कितना हो जाएगा, 0.4। ठीक है। अब इसमें एक आर्गुमेंट होता है कि सर आप इसको माइनस भी तो कर सकते थे, आप इसको प्लस क्यों कर रहे हैं? तो देखो हमेशा अनसर्टेनिटीज हमेशा डाउट प्लस होते हैं, कभी माइनस नहीं होते, या आपके एरर्स हमेशा ऐड होते हैं, सब्ट्रैक्ट नहीं होते। जैसे कि मैं तुमसे कहूँ कि तुमने एक मैथ का सवाल कर रहे हो, ऊपर पहले सेकंड स्टेप में तुमने गलती की, फिर 5वें स्टेप में गलती की, फाइनल आंसर में तुम्हारे प्रॉब्लम आ रहा है, तुम चेकर को ये तो नहीं बोलोगे सर देखिए मैंने ऊपर भी गलती की थी, 5वें में भी गलती की, गलती कैंसिल हो गई, सवाल ठीक हो गया होगा मेरा। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। हमेशा डाउट क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन? ईमान? सर ये यहाँ पे समझा जो आपने अभी बोला। मैंने ये बोला कि अनसर्टेनिटीज जो है ना, डाउट्स हमेशा ऐड किए जाते हैं, कभी भी अनसर्टेनिटी सब्ट्रैक्ट नहीं होती। ठीक है, क्योंकि डाउट हमेशा गलतियां या एरर्स करने की वजह से इंक्रीज होते हैं, कभी भी डाउट्स डिक्रीज नहीं होते। ठीक है, जी सर जी हम क्या नाम है, हामिस बोले। अनसर्टेनिटी में हम डायरेक्ट बस ये लिख दें, डेफिनेशन लिखने की जरूरत है तो नहीं ना? क्या डेफिनेशन? जो आपने अभी बोली थी जब शुरू के लेक्चर में। Uncertainty due to measurement, due to doubts in the measurement, we have due to errors in the measurement we have doubts, and these doubts are known as uncertainty. ठीक है ना? जी, any other question? Azan, Ali? नहीं सर। फहमीना, हाजरा, बेटा किसी को क्वेश्चन है? सर क्लियर है। अच्छा जी, तो ये हमारे पास अनसर्टेनिटी यहाँ पे हो गई। अच्छा, बाय द वे ये अनसर्टेनिटी का क्या नाम है? व्हाट इज दिस अनसर्टेनिटी? दिस अनसर्टेनिटी इज नोन एज एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की पहचान क्या है कि उसमें तुम्हें हमेशा क्या दिखेगा, उस अनसर्टेनिटी का यूनिट दिखेगा। अच्छा, बाय द वे एक और किस्म की अनसर्टेनिटी होती है। अच्छा, हम कैसे एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को डिफाइन कर सकते हैं? एब्सोल्यूट इज अनसर्टेनिटी इज दैट अनसर्टेनिटी व्हिच हैज अ यूनिट and it gives you a range in which your true value might present, जिसमें आपकी true value mightly क्या होगी, likely present होगी। ठीक है, have you written it down? आप लोग लिख चुके हैं ये चीज? यस सर। एक लिख ले जिन्होंने नहीं लिखा। अच्छा जी, तो ये हमारी हो गई एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। अब हम इसके बाद एक और किस्म की अनसर्टेनिटी की तरफ चलते हैं जिसको हम बोलते हैं परसेंटेज अनसर्टेनिटी।
अच्छा, बाय द वे परसेंटेज अनसर्टेनिटी मैं आपको पहले बता चुका हूँ। याद है मैंने आपसे कहा था कि ये 1.4 प्लस माइनस 0.4 ये मेजरमेंट मैंने कितनी अच्छी की है। तो उसको करने के लिए मैंने क्या किया था कि इसके एरर को इसकी वैल्यू से डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर दिया था 100 से जी। और ये हमारे पास कितनी वैल्यू आई थी? अप्रोक्सीमेटली 29% के आसपास आई थी। तो बाय द वे दिस इज एक्चुअली दी परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ टाइम। अच्छा, अनसर्टेनिटी का जब हमें सिंबल बनाना होता है तो साथ में हम ये छोटा सा एक डेल्टा यानी ये ट्राइंगल नुमा बना देते हैं। यानी हम यूं लिख रहे हैं परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ टाइम, ये हम इस तरीके से लिखेंगे। इसी तरीके से यहाँ पे खाली अगर मैं लिख रहा हूँ यूं डेल्टा टी, तो ये सिंपली किसको शो कर रहा होगा? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। ठीक है सर जी। ओएल के अंदर डेल्टा टी तो चेंज इन टेम्परेचर को भी शो करता है ना? हाँ बिल्कुल शो करता है, लेकिन जब हम अनसर्टेनिटी के चैप्टर में इसको लेंगे ना तो डेल्टा का साइन हमारे पास अनसर्टेनिटी होगा। जैसे हम लोगों की लेंथ की अनसर्टेनिटी है, हम इसको हम लिखेंगे डेल्टा एल। ठीक है, एक्चुअली में अनसर्टेनिटी की वजह से हमारे फाइनल आंसर में चेंज आ रहा होता है ना, तो इसी वजह से हम इसको डेल्टा का सिंबल देते हैं। सही। ठीक है, तो ये अनसर्टेनिटी याद है कौन सी अनसर्टेनिटी थी? दिस इज परसेंटेज अनसर्टेनिटी। अच्छा, परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैसे निकलती है? कैसे निकालते हैं परसेंटेज अनसर्टेनिटी जी? एरर What is ये that? अनसर्टेनिटी को एरर को वैल्यू से डिवाइड divide करके इनटू 100। बिल्कुल Error सही है, upon value. क्या करेंगे? एरर अपॉन वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको भी, या एरर की जगह आप इसको लिख सकते हैं एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है ना? Sir, absolute uncertainty upon वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। जी, हो गया ये कॉपी? जी सर हो गया। जी बच्चों, so this is actually percentage uncertainty. This is how we find the percentage uncertainty. अच्छा, बाय द वे परसेंटेज अनसर्टेनिटी के अलावा एक और अनसर्टेनिटी भी आपको बुक्स में दिखेगी या नोट्स वगैरह में दिखेगी, जिसको हम कभी कभार फ्रैक्शन या रिलेटिव अनसर्टेनिटी भी बोलते हैं। अच्छा, रिलेटिव अनसर्टेनिटी क्या है? तो सिंपली अगर आप 0.4 डिवाइडेड बाय 1.4 करें, मल्टीप्लाई बाय 100 ना करें,
तो फिर ये जो अनसर्टेनिटी बन रही होती है ये रिलेटिव अनसर्टेनिटी होती है। बट इस रिलेटिव अनसर्टेनिटी को हम लोग नॉर्मली इसलिए एक्सप्रेस नहीं करते क्योंकि ये आपको कोई भी प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं दे रही होती, ठीक है। So that is why we don't normally write these uncertainties in final answer. जब भी हम कोई फाइनल आंसर देते हैं तो हम हमेशा उसको या तो परसेंटेज की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं अनसर्टेनिटी को, या फिर हम उसको हमेशा एब्सोल्यूट फॉर्म के अंदर जो है वो एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, ठीक है। तो देयर इज अनदर अनसर्टेनिटी, रिलेटिव या फ्रैक्शन अनसर्टेनिटी, विच इज सिंपली एरर डिवाइडेड बाय वैल्यू नॉट मल्टीप्लाई बाय 100। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि फ्रैक्शन अनसर्टेनिटी को 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो फिर वो आपको क्या दे देगी, परसेंटेज अनसर्टेनिटी दे देगी, ठीक है। दिस इज जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। इसका एज सच हमारे पास कोई बहुत ज्यादा यूज हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है, ठीक है। एनी क्वेश्चंस? सर एक दफा दोबारा बता देंगे? कब किस फॉर्म के अंदर अनसर्टेनिटी एक्सप्रेस कर रही होगी ये क्वेश्चन में हमें बताया हुआ होगा कि अगर हमें अपना फाइनल आंसर किस में एक्सप्रेस करना है, क्या कहते हैं उसको, परसेंटेज की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, या हमें अपना फाइनल आंसर उसको क्या नाम है इसका, एब्सोल्यूट फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, तो ये हमें क्वेश्चन के अंदर बताया होगा, ठीक है। मैंने आपको ये बताया कि हम लोग परसेंटेज अनसर्टेनिटी जब हम लोग निकालते हैं तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालने से पहले एक्चुअली में हम उसकी फ्रैक्शन अनसर्टेनिटी निकालते हैं। और फ्रैक्शन अनसर्टेनिटी कैसे निकलती है, हम जो भी अनसर्टेनिटी है उसको वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं, तो ये एक्चुअली में फ्रैक्शन कहलाती है। और इस फ्रैक्शन को अगर हम मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें तो ऑब्वियसली ये किसमें बदल जाता है, परसेंटेज के अंदर बदल जाता है। बट क्योंकि फ्रैक्शंस आपको प्रॉपरली इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे होते तो हम लोग कभी भी अनसर्टेनिटी को फाइनल आंसर में फ्रैक्शन की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं करते। हम उसको नॉर्मली किस फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, परसेंटेज की या एब्सोल्यूट की ही फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। जैसे मैं तुम लोग को एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। लेट्स से अगर आपने किसी एक आदमी है वो बैंक में इन्वेस्टमेंट करने गया है, ठीक है। वैसे तो इन्वेस्टमेंट हराम है, लेकिन लेट्स से अगर वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए गया है तो लेट्स से उसको बैंक वाला कहता है कि भाई अगर आप ₹1,00,000 जमा कराओगे तो मैं आपको 500 रुपए आपको जो है वो मिलेंगे। अच्छा, ये चीज आपको समझ में आती है क्योंकि ये पैसों वाले यूनिट में ही वो आंसर दे रहा है, 500 रुपीज ऑन ₹1,00,000, ठीक है, वो इस तरह से होगा। या वो आपको कहे कि जी आप अगर इसमें अभी मुझसे 1,00,000 रुपए जमा कराएंगे तो एनुअली मैं आपको 6% जो है मैं आपको पैसे बैंक के थ्रू दिलवाऊंगा। 6% ये भी समझ में आता है कि अगर मैं 1,00,000 का 6% निकाल लूँ एनुअली तो उसका जो है वो ये वैल्यू बन रही होगी, ठीक है, डिवाइड बाय 12 करके जो भी आंसर आएगा। लेकिन अगर वो आपको बैंकर बोले कि जी आप अभी 1,00,000 रुपए इन्वेस्ट करें और मैं आपको जो है वो 22/6 के फ्रैक्शन के पैसे दूंगा, तो ये चीज जो है ना ये कंज्यूमर को समझ में नहीं आएगी। वो कहेगा यार ये 22/6 क्या है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। सीधी सीधी बात करो, ₹1,00,000 पे कितने पैसे दोगे या कितना परसेंटेज दोगे, ठीक है। तो इसी तरीके से अनसर्टेनिटी को भी कभी भी फ्रैक्शन या रिलेटिव फॉर्म में नहीं लिखा जाता। अनसर्टेनिटी को हमेशा जो है वो या तो एब्सोल्यूट फॉर्म में दिया जाता है या परसेंटेज की फॉर्म में दिया जाता है, ठीक है जी। एनी क्वेश्चन? सर इसका कोई पास पेपर का सवाल करा दें? मैं भी करवाता हूँ, अभी तो ये खत्म नहीं हुआ, अभी तो चलेगा काफी, ठीक है, अभी तो ये चीज चलने वाली है, ठीक है। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी और परसेंटेज अनसर्टेनिटी समझ में आ गई आप लोगों को? जी। अच्छा, अब एक बात मुझे बताइए कि हम लोग जब कोई मेजरमेंट करते हैं फिर एक और मेजरमेंट करते हैं, फिर उन दोनों मेजरमेंट्स को लेके एक फॉर्मूले में लगा के एक आंसर निकालते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अगर आपसे बोलूं कि मेरे पास शुगर थी 205 प्लस माइनस 2 ग्राम्स, ठीक है। तो मेरे पास शुगर थी 205 और ये प्लस माइनस 2 मैंने इसमें क्या लिखी है बाय द वे, व्हाट इज प्लस माइनस 2? Uncertainty. अनसर्टेनिटी। तो मेरे पास शुगर थी 205 प्लस माइनस 2 ग्राम थी, ठीक है। मेरे पास वाटर था और वाटर मेरे पास 510 प्लस माइनस 5 ग्राम्स, ठीक है जी।
तो हमने ये कहा कि एक ग्लास में पानी था, ठीक है। नॉर्मली हम लोग लिक्विड्स को जो है वो ग्राम्स की या किलोग्राम की फॉर्म में भी कर रहे होते हैं। हम ये कहते हैं कि 1 लीटर जो है वो किसके बराबर है, 1 किलोग्राम के। यही वजह है कि लोग जब दूध वाले की दुकान पे जाते हैं तो कुछ लोग बोलते हैं 1 लीटर दूध दे दो और कुछ लोग बोलते हैं 1 किलो दूध दे दो। एक्चुअली में दोनों का वेट ऑलमोस्ट क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। तो लेट्स से हमारे पास जो वाटर है उसमें उसका मास कितना है, 510 ग्राम, और उसके अंदर भी कितनी अनसर्टेनिटी है, 5 ग्राम्स। अच्छा, बाय द वे हमने किया क्या कि हमने इस वाटर के अंदर शुगर डाली, हमने शुगर इसमें पोर की। अब ये पोर करने के बाद एक मिक्सचर बन गया, ठीक है। बेटा माइक म्यूट करें आप लोग, किसका ये माइक चल रहा है? जी, तो ये एक मिक्सचर बन जाएगा। अब ये जो मिक्सचर बना है, इस मिक्सचर का टोटल मास कितना होगा, ठीक है। तो टोटल मास के लिए आप सिंपली ये करोगे कि 510 में 205 को ऐड कर दोगे, विच विल बिकम 715 ग्राम्स। ये इसका टोटल मास हो जाएगा। लेकिन क्या ये जो मिक्सचर का मास हमने निकाला है ये बिल्कुल एक्यूरेट है या हमें इसमें भी थोड़ा सा कोई डाउट या अनसर्टेनिटी होगी? डाउट है, 7 डाउट है सर। ठीक है, तो माइनस हम 7 ग्राम। उस केस के अंदर हम क्या करेंगे कि हम इन दोनों की अनसर्टेनिटीज को आपस में क्या कर देंगे, ऐड अप कर देंगे। यानी हम अनसर्टेनिटी इन टोटल मास निकालने के लिए क्या करेंगे, 5 + 2 कर देंगे। तो हमारा फाइनल आंसर कुछ ऐसे लिखा जाएगा, टोटल मास ऑफ मिक्सचर, ठीक है, इज इक्वल्स टू m इज इक्वल्स टू 715 ± 7 ग्राम्स। इस तरीके से हम अपना फाइनल आंसर एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जब हम कोई मेजरमेंट करते हैं, ऑब्वियसली हमने शुगर का मास निकाला होगा, फिर हमने वाटर का मास निकाला होगा, हमने 2 मेजरमेंट्स की, फिर हमने एक फॉर्मूला लगाया जिसमें शुगर, मास ऑफ शुगर प्लस मास ऑफ वाटर दोनों को ऐड करके हमने टोटल मास ऑफ द मिक्सचर निकाला है। तो कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर हम लोग कोई मेजरमेंट करते हैं, फिर एक और मेजरमेंट करते हैं, और दोनों मेजरमेंट्स पे जब अनसर्टेनिटी होती है, ठीक है, तो हमारे फाइनल आंसर में भी अनसर्टेनिटी आती है। तो अब जो हम कैलकुलेशंस करने जा रहे हैं वो अपने फाइनल आंसर्स की अनसर्टेनिटी की कैलकुलेशन करने के लिए जा रहे हैं। यानी हमारे पास एक नहीं, हमारे पास 2, 3, 4 किस्म की वैल्यूज होगी। हम उन वैल्यूज को एक फॉर्मूले में प्लग इन करेंगे और उसके बाद फाइनल आंसर निकालेंगे, और उस फाइनल आंसर की भी हम क्या निकालने वाले हैं, अनसर्टेनिटी निकालने वाले। इज दैट पॉइंट क्लियर नाउ? यस। ठीक है, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? सर यहाँ पर तो ये क्वेश्चन, लेकिन जो आपने नीचे एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का बताया था ना, वो वापस शुरू कर दें। देखो, अनसर्टेनिटी, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का सिंबल तुम कह रहे हो? नहीं, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी और खाली अनसर्टेनिटी के अंदर क्या डिफरेंस है? अनसर्टेनिटी ही एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है, ठीक है। हम लोग बहुत स्पेसिफिक होके जो है वो उसको एब्सोल्यूट बोलते हैं, ठीक है। नॉर्मली ये जो इस वक्त लिखी हुई है ग्राम, 7 ग्राम्स, ये क्या है? ये अनसर्टेनिटी है ना इसकी। लेकिन ये कौन सी अनसर्टेनिटी है बताओ? एब्सोल्यूट। ये इसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है, ठीक है। अगर तुम्हें इसकी परसेंटेज चाहिए तो वो कैसे निकालोगे तुम बताओ? 7/715 मल्टीप्लाई बाय 100। डिवाइड करके फिर 100 से मल्टीप्लाई कर। बिल्कुल सही। तो जब सिंपल अनसर्टेनिटी लिखा हो तो सिंपल अनसर्टेनिटी का मतलब होता है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ही, ठीक है। तो दोनों एक ही चीज है। एक ही चीज है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कभी कभार वो एग्जाम में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का वर्ड यूज करता है, कभी कभार नहीं भी करता वो। तो अगर कहीं भी तुम्हें खाली अनसर्टेनिटी भी लिखी हुई दिख जाए तो समझ जाना कि वो एब्सोल्यूट की ही बात कर रहा है। हाँ, जब वो परसेंटेज की बात करता है ना तो लाजमी उसके साथ जो है वो वर्ड यूज करता है परसेंटेज का, और उसकी पहचान भी मैंने तुम लोगों को बता दी कि साथ में तुम्हें परसेंटेज का सिंबल लगा हुआ दिखेगा। एब्सोल्यूट वाली के साथ क्या दिखेगा, हमेशा यूनिट, और परसेंटेज वाली के साथ हमेशा सिंबल दिखाई देगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने ये लगाया था 29%, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन? सर अगर यूनिट चेंज हो तो फिर क्या करेंगे? क्या चीज? यूनिट चेंज हो तो फिर हम यूनिट सेम कर लेंगे, यूनिट वैल्यू का और अनसर्टेनिटी का यूनिट सेम कर लेंगे, ठीक है। ठीक।
जैसे कि अगर तुम्हें यहाँ पे दिया होता 0.715 किलोग्राम, तो इसको तुम किस में कन्वर्ट कर लेते, ग्राम में, या फिर ग्राम वाली वैल्यू को किलोग्राम में ले जाते हो। डिपेंड करता है कि तुम जिसको चाहो उसको कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। ओके। अच्छा जी, तो ये हमने सबसे पहला वाला केस देखा है जिसमें हम टू क्वांटिटीज को आपस में ऐड अप कर रहे हैं। तो जब 2, 3, 4, 5 क्वांटिटीज आपस में ऐड होती हैं, ठीक है, तो हम फाइनल आंसर की अनसर्टेनिटी कैसे निकालते हैं, तो हम सिंपली उनकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज को आपस में क्या कर देते हैं, ऐड अप कर देते हैं। इज दैट पॉइंट क्लियर? रिपीट। मैं रिपीट कर देता हूँ। जब हम 2, 3, 4 क्वांटिटीज को आपस में ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो फिर फाइनल आंसर की अनसर्टेनिटी निकालने के लिए हम तमाम क्वांटिटीज की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज को आपस में ऐड अप कर देते हैं, तो वही आपके फाइनल आंसर की अनसर्टेनिटी कहलाती है। क्लियर हो गया ये? क्लियर है सर। ठीक है, इसके एक दो क्वेश्चंस हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को इसके एक दो क्वेश्चन दिखाता हूँ। जी बेटा, ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों केसेस के अंदर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ऐड ही होती है, ठीक है, क्योंकि अनसर्टेनिटी सब्ट्रैक्ट्स नहीं होती कभी भी। अच्छा जी, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन जरा आप लोग सॉल्व कीजिए। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आप लोगों से, ये लीजिए, ठीक है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल कारपेट। आपको एक रेक्टेंगल कारपेट का पेरीमीटर निकालना है, ठीक है, और उसकी ऑब्वियसली आपको पेरीमीटर की क्या भी निकालनी है, अनसर्टेनिटी भी निकालनी है। तो पेरीमीटर आपको पता है कैसे निकलता है रेक्टेंगल का, दैट इज 2 टाइम्स लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है, या सम ऑफ ऑल साइड्स जो होता है वो भी क्या होता है, पेरीमीटर होता है। तो रेक्टेंगल के पेरीमीटर के लिए फॉर्मूला होता है दैट इज p इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ, ये इसका पेरीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब पेरीमीटर इसका कैसे निकलेगा, p इज इक्वल्स टू 2, लेंथ हमें कितनी गिवन है इसकी 8.92 प्लस हम उसमें कर देंगे 3.71, ठीक है। तो 8.92 प्लस 3.71 मल्टीप्लाई बाय 2, क्या आंसर आ रहा है इसका पेरीमीटर का, 25.26। 25.26, ठीक है जी। सो दिस इज द अनसर्टेनिटी ऑफ पेरीमीटर। अब हमें इसकी अनसर्टेनिटी निकालनी है, सॉरी अनसर्टेनिटी, दिस इज द वैल्यू ऑफ पेरीमीटर। तो अब इसकी अनसर्टेनिटी 0.2 है, इसकी अनसर्टेनिटी 0.2 है, तो ये दोनों अनसर्टेनिटीज क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। 0.04 0.04 नहीं ना, 0.08 0.08 देखो, गौर से देखो ना, पेरीमीटर का जो, अब अनसर्टेनिटी ऑफ पेरीमीटर के लिए क्या हम करेंगे, 2 टाइम्स अनसर्टेनिटी ऑफ लेंथ प्लस अनसर्टेनिटी ऑफ विड्थ, तो ये 0.4 होगा, और उसको फिर जब मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 0.08। 0.08 0.08 हो जाएगा, ठीक है जी, 0.02 है, सॉरी, ठीक है। इसमें किसी को क्वेश्चन, अगर ये चीज आपको नहीं पसंद आ रही, अच्छी नहीं लग रही, तो आप ये भी कंसिडर कर सकते हो कि अगर इस साइड की लेंथ 3.7 है, तो रेक्टेंगल के हिसाब से इस साइड की भी लेंथ कितनी होगी, और उसकी अनसर्टेनिटी भी कितनी होगी, 0.02। इसी तरीके से यहाँ की अगर लेंथ 8.92 है, और तो यहाँ की अनसर्टेनिटी भी कितनी हो जाएगी, 0.02। तो पेरीमीटर के लिए तमाम साइड्स का सम किया जाता है, वो अगर तुम करो तो सिंपली वही आंसर आएगा 26.26, और इसी तरीके फिर तमाम की अनसर्टेनिटीज को आपस में ऐड करोगे तो टोटल आंसर क्या आएगा, 0.08 आएगा आंसर। किसी को कोई इशू इस क्वेश्चन के अंदर? सर अगर हम इसको एक ही इक्वेशन मतलब एक ही लाइन में करके सबको प्लस कर दें तो तब इशू तो नहीं होगा ना कोई? नहीं कोई जी। बेटा किसी को कोई और प्रॉब्लम? नो सर। यहाँ पे ज़ारा, नो सर, कोई इशू। ज़ारा, उसामा,
चांदनी, मोइस, माज, नो सर। कुरत, रियाज, कोई क्वेश्चन है? अब्दुल्ला, ईमान, नहीं सर। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग अनसर्टेनिटी की वैल्यूज को एडिशन के केस में निकालते हैं। अच्छा, अब आप लोग देखिए साथ में जो क्वेश्चन है वो कौन सा क्वेश्चन है, जरा पढ़िएगा। उसमें क्या हो रहा है हमारे पास? सर इसमें अनसर्टेनिटी को भी माइनस कर देंगे या प्लस ही नहीं, करेंगे? प्लस ही करेंगे। अनसर्टेनिटी प्लस को केस हो या माइनस का केस हो, दोनों केसेस में क्या ही होती है? अनसर्टेनिटी ऐड ही होती है। वही बात है ना कि तो हमारी जैसे अभी गलती, हमने हमारी साइड वाले गलती क्वेश्चन में फॉर्मूले में अप्लाई किया था। नहीं, फॉर्मूले में अप्लाई किया था, लेकिन अगर वो फॉर्मूले को ना भी अप्लाई करो तो डायरेक्टली तब भी तो वो आंसर आएगा, क्योंकि हमने तमाम साइड्स पे सम किए थे ना। ठीक है। सही। तो एक चीज याद रखिएगा, अनसर्टेनिटी कभी भी आपस में सब्ट्रैक्ट नहीं होती, वो हमेशा क्या होती है? आपस में ऐड होके फाइनल अनसर्टेनिटी हमेशा बढ़ जाती है। ठीक है। तो व्हाट कैन बी द मास ऑफ द सॉल्ट एंड व्हाट कैन बी इट्स अनसर्टेनिटी? जी, सर मास ऑफ सॉल्ट है 134.28। हैं? सर 34.1 प्लस माइनस 0.0। हामिद माइनस होगा। सॉरी सॉरी सर 33 34.1 34.1 प्लस माइनस 34.1 गड़बड़ 0.0। कर दिया, गलती से। 34.1 प्लस 0.02, है ना? जी जी। अच्छा जी, तो ये हमारे पास केस हो गए, हमारे पास एडिशन का और सब्ट्रैक्शन का। ठीक है। अच्छा, ये बात बताओ जरा, 0.02 ये कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? 1 एक वन। वन वन। अनसर्टेनिटी को लिखने का एक रूल होता है। अनसर्टेनिटी को लिखने का रूल ये होता है कि अनसर्टेनिटी हमेशा वन सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखी जाती है। इज दैट पॉइंट क्लियर? 30 कर देंगे सर। है? अनसर्टेनिटी की बात हो रही है, मेजरमेंट की बात नहीं हो रही, अनसर्टेनिटी की बात हो रही है। अनसर्टेनिटी हमेशा वन सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखी जाती है। ठीक है। वन सिग्निफिकेंट फिगर से ज्यादा नहीं दी जाती। ठीक है। अनसर्टेनिटी इज ओनली रिटन अप टू वन सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कहीं तुम्हें अनसर्टेनिटी लिखी हुई दिख रही है 0.021, ठीक है, तो 0.021 को अगर तुम लोग लिखना चाहो वन सिग्निफिकेंट फिगर तो क्या लिखोगे फिर? जी, 0.02 0.02। बिल्कुल सही है। ठीक है जी। और अगर कहीं लिखा हो 0.026 तो अब इसको क्या लिखोगे? 0.03 0.03 0.03। ठीक है। तो ये रूल याद रखना कि कभी भी अनसर्टेनिटी दो से ज्यादा उसमें वन से ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर पे नहीं दी जाती, सिर्फ हमेशा कहाँ तक दी जाती है? वन सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है। और अगर नहीं आ रही वन सिग्निफिकेंट फिगर पे तो तुम राउंड ऑफ करके उसको लिखोगे हमेशा वन सिग्निफिकेंट फिगर में फाइनल आंसर के अंदर। ठीक है। इसकी अनसर्टेनिटी कैसे निकलेगी? तो बेटा हमने सिंपली 0.01 को 0.01 में सारे ऐड किया है, दोनों की अनसर्टेनिटीज को ऐड किया है। तो अनसर्टेनिटीज ऐड करने की वजह करी है हमने, तो उससे फिर हमारे पास फाइनल आंसर की अनसर्टेनिटी है। जी मौज, आपने रेज हैंड किया था। नो सर, इट वाज अ मिस्टेक, सॉरी। नींद में हाथ इधर उधर चल रहे हैं तुम्हारे यहाँ? नहीं सर, नींद में नहीं हूँ। जी, आप लोग ये सेकंड क्वेश्चंस कीजिए जरा, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चंस जो है ना, ये वाले क्वेश्चन आप करें। सर 1 मिनट ऊपर वाला दिखा दें। ऊपर वाला दिखा दो दोबारा। इसके क्वेश्चन 2। जी जी, ये रहे। वो मैंने मिटा दी उसकी वर्किंग। सही है, कोई मसला। सर डन।
अच्छा जी बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 3 और 4 अब आप लोग कीजिए। सर हो गया, 3 हो गया। 3 भी हो गया। क्या आंसर आया अभी 3 का? 12.1 और प्लस माइनस 0.3। 10 सेकंड 12.1 प्लस माइनस 0.3, ठीक है। दूसरा बिल्कुल वाले सही का है, 4.65 प्लस माइनस 0.1। ठीक है। गुड गुड मार्क्स, शाबाश। फोर्थ वाले का क्या आंसर आया दोबारा बताना। 4.65 और 4.65 0.1। प्लस माइनस 0.1। 4.65 प्लस माइनस 0.1 है, 0.1 आ रहा है आंसर। जी जी सर। अच्छा, अब यहाँ पे हमें एक रूल फॉलो करना है, एक और रूल को हमने देखना है। देखो तुम्हारी अनसर्टेनिटी कितने सिग्निफिकेंट फिगर पे है? 1 सिग्निफिकेंट फिगर पे। लेकिन ये देखो कि कौन से डेसिमल प्लेस पे है, पहले डेसिमल प्लेस पे है, सेकंड डेसिमल प्लेस पे है? फर्स्ट। फर्स्ट डेसिमल, फर्स्ट डेसिमल प्लेस पे। तो ये जो तुम्हारी मेजरमेंट है ना, इसको भी तुम्हें फर्स्ट डेसिमल प्लेस तक अब लिखना पड़ेगा। यानी अब मैं 4.7। 4.7 लिख दूंगा, ठीक है। इज दैट और सर क्लियर? फर्स्ट डेसिमल प्लेस कैसे? देखो ना, ये देखो ये क्या है, ये कोई डेसिमल प्लेस नहीं है, ठीक है। दिस इज फर्स्ट डेसिमल प्लेस, दिस इज सेकंड डेसिमल प्लेस, दिस इज थर्ड डेसिमल प्लेस, इस तरीके से। नो डेसिमल प्लेस, फर्स्ट डेसिमल प्लेस, सेकंड डेसिमल प्लेस, थर्ड डेसिमल प्लेस। बात समझ में आ रही है? सर क्वेश्चन नंबर 3 में भी यही होगा ना फिर तो? क्वेश्चन नंबर 3 में क्या होगा? 1 डेसिमल प्लेस पे लेके आना पड़ेगा। हाँ तो 0.03 और ये 1 है ना, 12.1 है ना। हमारा फाइनल आंसर तो 1 डेसिमल प्लेस तक ही है ना, सेकंड डेसिमल प्लेस पे तो नहीं गए ना। सर फिर ये ऊपर क्वेश्चन नंबर 2 में भी ऐसे होगा ना, क्योंकि उसमें 1 डेसिमल प्लेस में हमने लिखा है, जबकि अनसर्टेनिटी 2 से डेसिमल प्लेस में। नहीं ना, कहाँ ऊपर हमने दो ही हैं। क्वेश्चन 2 में क्वेश्चन 2 में सर, हाँ क्वेश्चन सही कह रहा है। क्या ऊपर क्या आंसर आया था हमारा? 34.1 आया, जबकि 34.10 होना चाहिए। 34.1 आया था हमारा पिछले आंसर में, जी सर। उसके आगे कोई वैल्यू नहीं आई थी। नहीं सर, उसके आगे कोई नहीं आई। तो बिल्कुल सही कह रहा है, ये 34.10 होना चाहिए था फिर उसको, और फिर इसके आगे प्लस माइनस 0.02 होना चाहिए, ठीक है। ठीक है सर। क्योंकि तुम्हारी अनसर्टेनिटी और तुम्हारी मेजरमेंट का लास्ट प्लेस हमेशा मैच होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी अनसर्टेनिटी सेकंड डेसिमल प्लेस पे है, तो तुम्हारा फाइनल आंसर भी कहां तक जाना चाहिए? सेकंड डेसिमल प्लेस तक चले जाना चाहिए, ठीक है। तो सर हम अनसर्टेनिटी को देखेंगे और फिर उसकी वैल्यू को उसी डेसिमल प्लेस पे लाएंगे। बिल्कुल सही कह रही हो, बिल्कुल सही कह रही हो। बाहर द वे तुम लोगों को कभी कभार ऐसे सवाल दिखेंगे कि जिसमें तुम लोगों को बहुत ऑकवर्ड फील हो रहा होगा, तुम लोग कहोगे यार ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, लेकिन फिर भी रूल यही है। मैं भी एक क्वेश्चन में तुम लोगों को दिखाता हूँ, उसमें काफी ऑकवर्ड सा तुम लोगों को फील हो रहा होगा, लेकिन उसके सर अगर भूल बावजूद। गए, क्या चीज? सर अगर एक डेसिमल प्लेस लगाना भूल गए, एक नंबर कटेगा, जैसे आंसर 0। का एक नंबर काट लेते हैं फिर वो, ठीक है। तो रूल क्या है कि अनसर्टेनिटी हमेशा 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक दी जाती है, और अनसर्टेनिटी के और फाइनल आंसर के प्लेसेस हमेशा क्या रहते हैं? सेम रहते हैं। इज दैट क्लियर? जैसे कि मैं तुम लोग एक बहुत ही ऑकवर्ड सा सवाल दिखाता हूँ अभी, ठहरो जस्ट अ मिनट।
ये देखो क्वेश्चन दिख रहा है। A student makes a measurement for which she calculated the speed of sound as 327.66. She estimated that her result is accurate to 3%. Which of the following gives the result expressed to the appropriate number of significant figures? ठीक है, तो एक गर्ल है, उसने स्पीड ऑफ साउंड को कैलकुलेट किया है जो कि हमारे पास 327.66 आई है, और उसके अंदर उसको कितनी अनसर्टेनिटी है? 3% की अनसर्टेनिटी है। क्या आप इस 377.66 का 3% कैलकुलेट कर सकते हैं? जी देखो मैं अगर तुम लोगों से बोलूं तो ये लिखा हुआ है इस तरीके से 327.66 प्लस माइनस 3%। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूं कि यार इसकी जरा एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी निकालो, प्लीज मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना। अगर मैं तुमसे बोलूं कि इसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी निकालो, तो आप क्या बोलेंगे? सर इसका 3% ही तो इसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होगी। तो इसका 3% कैसे निकालोगे? तुम ये करोगे 327.66 को डिवाइड करोगे 100 से और मल्टीप्लाई कर दोगे फिर किससे? 3 से। तो ये इस वैल्यू का 3% निकलेगा। और क्या आ रहा है इसका 3%? 9.8 9.8298। ठीक है, 9.8 आपके पास आ रहा है। अब मुझे एक बात बताओ जी कि क्या मैं अनसर्टेनिटी को 9.8 लिखूंगा? क्या मेरी अनसर्टेनिटी 9.8 होगी या इसको 1 सिग्निफिकेंट फिगर पे लेके जाऊंगा? वन सिग्निफिकेंट पे लेके जाएंगे। 9.8 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। ये क्या है? एब्सोल्यूट 10 कर देंगे। हाँ, ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है। तो ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है, तो इसको तो हम 1 सिग्निफिकेंट फिगर पे लिखेंगे, यानी 10 लिखेंगे। ठीक है, अब 10 की अनसर्टेनिटी को देखते हुए मुझे बताओ कि मेरे फाइनल आंसर को किस जगह तक होना चाहिए, कौन से प्लेस तक होना चाहिए? बी होना चाहिए आंसर। बी होना चाहिए। जी एग्री करते हैं सारे इससे? जी हाँ भाई, जी सर। हामिद सही कह रहा है ये? सर नहीं, मुझे समझ नहीं आया। चांदनी सही कह रहा है ये? मास बताओ। दोबारा समझा दे। मैं कह रहा हूँ कि अनसर्टेनिटी हमारी 10 आ रही है ना, तो क्या हमारे फाइनल आंसर को किस प्लेस तक होना चाहिए? सर ए लग रहा है शायद। जी हाँ भाई, हाजरा माज वगैरह भाई तुम लोग भी तो बताओ। हाँ सर, आगे समझ में। जी हामिद साहब बताइए क्या होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर? सर यही है, 328 ही आंसर है, समझ आ गया वो। इसका सही आंसर है सी। सर कैसे एक्सप्लेन? भाईजान आपकी अनसर्टेनिटी कौन सी प्लेस पे है? तो सर सेकंड 10th प्लेस तक है। 10th प्लेस पे। 10th प्लेस पे। तो आपका फाइनल आंसर भी किस प्लेस तक होना चाहिए? 10th प्लेस पर। 10th प्लेस तक। अब इसको ये जो लिखा हुआ है 328, इसको हम कैसे पढ़ते हैं? यूनिट 10 100 ऐसे पढ़ते हैं। ये हम वापस चले गए क्लास 5 के अंदर, समझ लो। ठीक है, तो ये यूनिट 10 इस तरीके से चल रहा है ये। ठीक है, तो क्योंकि हमारी अनसर्टेनिटी 10th प्लेस पे है तो हम अपना फाइनल आंसर भी कहां तक ही देंगे? बस 10th प्लेस तक देंगे, क्योंकि ये वाला 0 तो यहाँ सिग्निफिकेंट नहीं है ना। मैंने इसलिए बोला था ये काफी ऑकवर्ड क्वेश्चन है, ये काफी ऑकवर्ड सा क्वेश्चन है। स्टार्टिंग में ये बिल्कुल हजम नहीं होता लोगों को, बिल्कुल भी नहीं हजम होता कि ये हुआ क्या है। तो हमें सिर्फ दो रूल सिर्फ फॉलो करने हैं। पहला रूल क्या है कि अनसर्टेनिटी जब भी दी जाएगी फाइनल आंसर में 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक दी जाएगी। हमारी अनसर्टेनिटी निकली एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी 9.8। मैंने इसको 1 सिग्निफिकेंट फिगर पे राउंड किया तो ये क्या हो गया? 10 हो गया। जब मेरी अनसर्टेनिटी 1 सिग्निफिकेंट फिगर पे राउंड होकर 10 हो गई तो इसका मतलब है कि जो भी मेरा आंसर होगा उसकी 10th प्लेस पे मुझे डाउट है, उस पे मैं अनसर्टेन हूं। तो इसका मतलब है अगर मुझे 10th प्लेस के ऊपर ही डाउट है तो यूनिट प्लेस की कोई सिग्निफिकेंस रहेगी नहीं। तो इसलिए मैंने यूनिट प्लेस को भी क्या कर दिया? फिर 0 कर दिया।
इज दैट क्लियर नाउ? यस सर। ठीक है, यस ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं तुमसे बोलूं कि यहाँ कराची से हैदराबाद जा रहे हो, कितना डिस्टेंस है, तो तुम क्या बोलोगे? सर 150 किलोमीटर है। ठीक है, तो मैं तुमसे कहूँ कि 150 चलूंगा तो मेरी गाड़ी हैदराबाद के अंदर एंटर हो जाएगी क्या? आप बोलेंगे नहीं सर, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो होगा ना। अब आप कम से कम 10 किलोमीटर या 20 किलोमीटर ऊपर ले लें, थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, तो अब ये देखो कि ये जो तुम्हारा 20 है ये 10th प्लेस है, और ये देखो ये इस वैल्यू को बता रहा है, ये वैल्यू तो है ही नहीं सिग्निफिकेंस। तो तुम्हारी अनसर्टेनिटी ना तुम्हारे रीडिंग के जो फाइनल सिग्निफिकेंट फिगर है ना उसको डिफाइन कर रही होती है कि वो कितना ज्यादा हो सकता है, कितना कम हो सकता है। ठीक है, आई बिलीव अभी भी कुछ लोगों को ये चीज समझ नहीं आएगी। जी बेटा बोले, कुछ पूछ रहे हो? 9.8 जो है वो 1 सिग्निफिकेंट नहीं होगा, क्योंकि आपने पीछे 0.1 को 1 सिग्निफिकेंट लिया था। बेटा वो 0.1 था ना, तो 0.1 में ये 0 सिग्निफिकेंट नहीं है। ठीक है, और 9.8 में तो 2 नॉन डेसिमल प्लेस है ना, तो इसमें से हाँ। लेकिन क्या नाम है तुम्हारा? कुरत। बेटा अगर ये यूं लिखा होता 9.0 तो ये कितने सिग्निफिकेंट होते? नो बेटा, फिर ये 2 सिग्निफिकेंट। नहीं 2 सिग्निफिकेंट, सॉरी 0 बेटा थोड़ा सा सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स को दोबारा रिपीट करो, और अगर नहीं भी कर पा रहे हो तो मुझे बता देना, मैं किसी दिन एक दफा दोबारा से रिपीट करवा दूंगा। सर लेकिन हम लोग 9.8 से 10 क्यों किया हमने? क्योंकि अनसर्टेनिटी हमेशा 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक दी जाती है। सर प्लीज ये बस 9.8 कैसे आया स्टेप समझाने। अच्छा बेटा 9.8 कैसे आया, तो हमारा जो 327.66 की वैल्यू थी इसमें कितने % एरर था? 3%। तुम्हारा पेपर 327.66 का है और उसमें से कितने मार्क्स तुमने ऑब्टेन किए हैं? 3%। तो 3% मार्क्स कैसे निकलेंगे? इस तरह सबको समझ में आएगा। तो क्या करोगे, 327.66 को डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे तो इसका 3% निकल आ जाएगा। ठीक है, अब क्लियर हुआ ये? जी सर। चलिए, तो अभी भी अगर इस क्वेश्चन में इशू है तो नो इशू। अभी हम लोग जब और आगे क्वेश्चंस करते जाएंगे तो एक फिर वक्त आएगा कि आपको ये बिल्कुल आदत पड़नी शुरू हो जाएगी कि अनसर्टेनिटी 1 सिग्निफिकेंट फिगर पे देनी है और फाइनल आंसर को राउंड ऑफ करके उसकी अनसर्टेनिटी की फॉर्म में लिखना है। ठीक है जी, तो लेट्स स्टॉप ओवर हियर और इंशाल्लाह बाकी हम फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। ठीक है भाई, अल्लाह हाफ़िज़। ओके सर, अल्लाह हाफ़िज़ सर। अल्लाह हाफिज।